मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस टॉपिक में, कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट में व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, यानी कि बेसिकली इंटरनेट होता क्या है। और उसके बाद हमने देखा था कि हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट कैसे डेवलप हुआ। अब इन दोनों टॉपिक्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं। द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्मॉल नेटवर्क्स, यानी कि जो कंप्यूटर्स होते हैं इंटरनेट पे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्मॉल नेटवर्क्स, यानी कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सबसे पहले छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क्स में जुड़े हुए होते हैं और वो नेटवर्क फिर फाइनली आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। या बेसिकली मैं आपको, अगर आपको याद होगा तो मैंने इंटरनेट का जो डिफिनीशन बताया था वो भी एग्जैक्टली यही बताया था, ठीक है। अब दिस डिफरेंट स्मॉल नेटवर्क्स आर ऑफन कनेक्टेड टू द इंटरनेट बैकबोन यूजिंग सेवरल गेटवेज। अब ये जो डिफरेंट स्मॉल नेटवर्क्स हैं ये इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होते हैं? तो ये इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए बहुत सारे गेटवेज को यूज करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम इंटरनेट का बैकबोन बोलते हैं। अब ये बैकबोन किस टाइप के होते हैं? बेसिकली इनमें आते हैं केबल्स, वायरलेस कनेक्शन, डायल अप कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं हम इमेज देखते हैं कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे ये इमेज विजिबल हो रहा है। फिगर नंबर 2 इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो सोर्स कंप्यूटर है और एक डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, ये है सोर्स कंप्यूटर और ये है डेस्टिनेशन कंप्यूटर। अब आप देख रहे हैं कि जब सोर्स कंप्यूटर और डेस्टिनेशन कंप्यूटर दोनों बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ये आपको मान के चलना है। अब उसके बाद आप देखिए कि जो सोर्स कंप्यूटर है उसने डेटा को ट्रांसमिट किया या सेंड किया, तो वो डेटा एक प्रॉपर सोर्स की तरह आप देख सकते हैं 0101 करके एक कोड वाले एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में है डेटा, ठीक है, जो कि आगे चल के स्प्लिट हो रहा है या डिवाइड हो रहा है बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स में, ठीक है। अब ये पैकेट्स नेटवर्क्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू बोल सकते हो आप ट्रैवल करते हैं और डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास पहुंचने से पहले वापस से ये असेंबल होते हैं, ठीक है, और उसके बाद डेस्टिनेशन कंप्यूटर में ये आउटपुट की तरह हमें दिखाई देता है। अब इस चीज़ को आप देखिए और आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा जो मैंने बताया था कि क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे। इस प्रोसेस में 3 चीज़ें काम होती हैं। सेंडर यानी कि सोर्स कंप्यूटर, ठीक है, फिर उसके बाद चैनल या आइडिया या मैसेज जो कि ये है, ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल, वो कौन सा चैनल है जिससे कि ये मैसेज यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचता है। तो ये या तो वायरलेस कनेक्शन होता है या वायर्ड कनेक्शन होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपने पढ़ा था एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो एनकोडिंग में ये देखिए, आप देख सकते हैं मैसेज प्रॉपरली स्प्लिट हो रहा है ताकि मैसेज सिक्योर रहे, कोई स्टील ना कर सके। और उसके बाद डेस्टिनेशन कंप्यूटर में पहुंचने के पहले वापस से ये असेंबल हो रहा है और असेंबल होने के बाद फिर ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच रहा है। और इस तरह से पूरा एक लूप कंप्लीट होता है। किसका? डेटा ट्रांसमिशन का, या हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में कम्युनिकेशन साइकिल भी, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। द सोर्स कंप्यूटर that is the computer that is sending the data prepares the data to be sent to the destination computer. The computer that receives the sent data by dividing data into small portions known as packets. Each packet is given a serial number such as 1 2 3 and so on, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जब कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर होता है तो वो स्प्लिट होता है बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स में। ये देखिए, अब इन हर एक का नाम होता है, जैसे मान लीजिए इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक। अब उसके बाद वो आगे डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे सेंड कर दिए जाते हैं एक रैंडम ऑर्डर में। जरूरी नहीं है कि पहले 1 पहुंचे, हो सकता है पहले 3rd पहुंचे या पहले 2 पहुंचे, कोई भी पहुंच सकता है, ठीक है। अब उसके बाद ये पैकेट्स वापस से यहाँ पे रीअसेंबल होते हैं और जब ये पैकेट्स रीअसेंबल हो जाते हैं तो उसके बाद ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर के द्वारा ऑब्टेन कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो डेटा ट्रांसफर होता है या ट्रांसमिट होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोसेस,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है, तो इसके लिए बहुत सारे चैनल या प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं जिनको यूज किया जाता है। अब आते हैं हम आगे, तो हमारा अगला टॉपिक है हु मैनेजेस द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट को मैनेज कौन करता है। तो ध्यान से देखिएगा, द इंटरनेट इज नॉट गवर्न बाय एनी सिंगल एंटिटी, यानी कि कोई भी एक प्रॉपर बॉडी नहीं है या एक कोई पर्टिकुलर एंटिटी नहीं है जो कि इंटरनेट को गवर्न करे। देयर आर सेवरल वेल नोन वॉलंटियर ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प टू मैनेज एंड गाइड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट, यानी कि कुछ वॉलंटियर ग्रुप्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरनेट के रख रखाव, रनिंग, मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हैं और उसके लिए काम करते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली कंट्रीब्यूट इन द रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेट। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये मिलजुल कर काम करते हैं इंटरनेट पे रिसर्च करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए और उसके मैनेजमेंट के लिए। कुल मिला के इंटरनेट को किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एक कंट्री ने ऑन करके नहीं रखा हुआ है। सारी दुनिया में हर कंट्री के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड वाइड मिल के काम करते हैं और इंटरनेट के रखरखाव या मेंटेनेंस को देखते हैं। अब पहले आते हैं हम ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखते हैं। तो पहला है IAB, यानी कि इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। अब इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड का काम क्या होता है, तो रिफर्स टू द टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट। ये एक ऐसा ग्रुप है या ऐसा बोर्ड है जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जो इंटरनेट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए काम करता है। टेक्निकल एस्पेक्ट से मतलब है यहाँ पे उसका टेक्नोलॉजी, उसका डेवलपमेंट, रिसर्च, इस तरह की चीज़ें। अब दूसरा है IETF, यानी कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड प्रोमोटिंग इंटरनेट स्टैंडर्ड्स। अब ये जो है IETF, ये बेसिकली इंटरनेट के रिसर्च एंड डेवलपिंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेट के डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब उसके बाद है इंटर NIC। इट प्रोवाइड्स वेरियस रजिस्ट्रेशन सर्विसेज टू द इंटरनेट कम्युनिटी, यानी कि ये जो है बहुत सारी रजिस्ट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंटरनेट कम्युनिटी को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफिनीशन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का, अगर आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और लिखना चाहें क्या, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नोट्स बना ही लें। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे स्विच करते हैं जो कि है यूजेस ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो यूजेस ऑफ इंटरनेट में पहला पॉइंट है सर्फिंग एंड सर्चिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्फिंग एंड सर्चिंग। तो देखिए, सर्फिंग और सर्चिंग दो अलग अलग चीजें हैं। सर्फिंग का मतलब होता है कि इंटरनेट पे जाके सर्फ करना, नई नई चीजें ढूंढना या यूं ही कुछ काम करना। ठीक है, इसको आप बेसिकली ऐसे सिंपल वर्ड्स में लें तो बेसिकली सर्फिंग मतलब इंटरनेट पे घूमना, कुछ भी करना। जैसे कि आप फेसबुक ब्राउज करते हो, इधर उधर घूम स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते रहते हो, या बहुत सारे लोग टिकटॉक भी यूज करते हैं, या इस तरह की वेबसाइट्स जिनमें आप बिना मतलब का या ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए स्क्रॉल करते हो, तो उसको आप बेसिकली रिलेट कर सकते हो सर्फिंग के साथ। अब जो सर्चिंग है, सर्चिंग का मतलब होता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसा सर्च करना इंटरनेट पे जो कि आप करना चाहते हो। जैसे कि आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, मान लो शाहरुख खान नाम का एक हीरो है, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप सर्चिंग करोगे। लेकिन अगर आप नो अबाउट द हीरोज ऑफ बॉलीवुड करोगे तो ये आप सर्फिंग कर रहे हो, क्योंकि आपका जो जानकारी गेन करने का जो एम है वो पर्टिकुलर नहीं है। तो समझ गए आप सर्फिंग और सर्चिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब उसके बाद आते हैं हम ईमेल। तो ईमेल के बारे में आप सभी जानते हो, ईमेल को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं, या फुल फॉर्म इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, अब ईमेल जो होता है ये कहाँ यूज होता है, तो ईमेल इंस्टेंट मैसेजिंग करने के लिए यूज होता है। पहले क्या होता था, हम पोस्ट कार्ड्स के थ्रू या लेटर्स के थ्रू किसी को मैसेज भेजते थे, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होता था। फिर उसके बाद टेलीफोन आया, बट इससे भी इंस्टेंट अगर हम किसी चीज की बात करें तो वो है ईमेल। सेव्स पेपर एंड अलाउज यू टू एडिट द मैसेजेस इजिली, यानी कि जो ईमेल होता है ये सबसे पहले तो पेपर सेव करता है और हम कंप्यूटर पे आसानी से मैसेज एडिट भी कर सकते हैं, हमें गोदा गादी काट पीट करने का जरूरत नहीं है। सेंड्स मैसेजेस अकॉर्डिंग टू द सेंडर्स कन्वीनियंस, यानी कि ये जो मैसेज सेंड करता है वो सेंडर के अकॉर्डिंग सेंड करता है। जरूरी नहीं है
कि ये मतलब जैसा ये चाहे वैसा बाय डिफॉल्ट नहीं, आप जैसा चाहोगे वैसा मैसेज सेंड करेगा ये। ट्रांसमिट मैसेजेस फास्टर देन अदर कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सच एज पोस्टल कार्ड सर्विसेज, यानी कि ये बाकी अदर सर्विसेज से ज़्यादा फास्ट है। एनेबल्स अ यूज़र टू ट्रांसमिट अ सिंगल मैसेज टू मल्टीपल यूज़र्स। दूसरी बात ये है कि ये यूज़र को बहुत सारे मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए अलाउ करता है, यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो आप इससे जितने चाहो उतने लोगों को एट अ टाइम एक ही मेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद ये स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप अपने सेंड मैसेज को स्टोर भी कर सकते हो। अगर हम बेसिकली जीमेल की बात करें तो उसमें आप अप टू 14 GB तक अपने मेल्स को सेव करके रख सकते हो गूगल के क्लाउड पे, ठीक है। अब अगले टॉपिक को देखते हैं हम। तो अगला टॉपिक है आपका चैटिंग। तो ये जो चैटिंग है, चैटिंग का मतलब होता है बेसिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। अब ये कम्युनिकेट आप कैसे करोगे? तो कम्युनिकेट करना विद द हेल्प ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मैसेंजर्स या मैसेजिंग सर्विसेज एप्स लाइक फेसबुक मैसेंजर, गूगल डुओ और भी ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनसे आपकी एक दूसरे से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, ठीक है। ये रियल टाइम मैसेजिंग सर्विसेज बेस्ड होता है, यानी कि रियल टाइम चैटिंग का मतलब होता है कि एट अ टाइम, तुरंत आप जैसे वर्चुअल बात करते हो एक दूसरे के आमने सामने, बिल्कुल वैसे ही आप वर्चुअल वर्ल्ड में भी बात कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, यह है ई लर्निंग। तो ई लर्निंग बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड है। ई लर्निंग का एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है कि मैं आपको यूट्यूब के हेल्प से पढ़ा रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ ई लर्निंग के बारे में। और ऐसे और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि ई लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। अब अगली चीज़ पे हम आते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब द कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड ऑनलाइन और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इज नोन एज ई कॉमर्स। ऑनलाइन शॉपिंग, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स में आती हैं। अब उसके बाद है इंटरटेनमेंट। तो चाहे टिकटॉक हो, चाहे यूट्यूब हो, या फिर गाना.com, ऐसे बहुत सारे ऐप्स या वेबसाइट्स हैं जो कि इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला है ईजिली एक्सेसिबल। ईजिली एक्सेसिबल मतलब यू कैन ईजिली एक्सेस टू द इंटरनेट विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम या एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। यानी कि जो इंटरनेट होता है आप उसको बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा सेटअप या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल जब से स्मार्टफोन वगैरह आए हैं, इंटरनेट को एक्सेस करना और भी ईजी हो गया है। अब उसके बाद है फास्टर कम्युनिकेशन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि चैटिंग हो गया या फिर ईमेल सर्विसेज, ये सब इंस्टेंट मैसेजिंग है या रियल टाइम मैसेजिंग है, यानी कि ये बिल्कुल वर्चुअल और रियल होते हैं। ये मतलब बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होते, नैनो या माइक्रो सेकेंड्स लोग लेते हैं ये एक दूसरे तक मैसेज को ट्रांसमिट करने में, ठीक है। अब उसके बाद है रिलेटिवली एक्सपेंसिव। और बाकी सर्विसेज की बात करें हम, चाहे वो टेलीफोन हो या फिर पोस्टल कार्ड हो या फिर लेटर्स हो, इन सब के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो इंटरनेट होता है वो थोड़ा सस्ता होता है, महंगा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज। तो इंटरनेट की वजह से, जब से इंटरनेट आया है, ई कॉमर्स कंपनीज या ई कॉमर्स मार्केटिंग के फील्ड में या सेक्टर में एक ज़बरदस्त बूम आया है, यानी कि इन्होंने बहुत ग्रो किया अचानक से। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेजेस है इंटरनेट का। सपोज करो इंटरनेट नहीं होता तो क्या आप अपने मनपसंद के क्लॉथ्स मंगा सकते थे ऑनलाइन? बिल्कुल नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब उसके बाद है इंफोटेनमेंट। इंफोटेनमेंट का मतलब होता है जैसे इंटरटेनमेंट, यानी कि खुद को इंटरटेन करना, वैसे ही एक नया वर्ड है इंफोटेनमेंट। इंफोटेनमेंट यानी कि आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, जिस भी फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हो, वो आपको विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट अवेलेबल है। इसी चीज़ के लिए हमने एक नया वर्ड यहाँ पे पढ़ा जिसे हम बोलते हैं इंफोटेनमेंट। अब उसके बाद आते हैं हम इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ऑब्वियसली जितने भी साइंस के सेक्टर्स हैं, सबका अगर एक तरफ कुछ ना कुछ बेनिफिट है तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ नुकसान भी है हमें उससे। तो पहला जो नुकसान है इसका वो है थेफ्ट ऑफ पर्सनल डिटेल्स। ये सबसे बड़ा रिस्क है इंटरनेट का कि पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि जूम, जो कि एक ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन सेशन लेने का एक एप्लीकेशन है, उसका करोड़ों का डेटा लीक हो गया था। या एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, अनअकैडमी.com एक ऑनलाइन टीचिंग
ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑनलाइन पढ़ाती है, बेसिकली पीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कराती है। इसका भी लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स का डेटा अभी हाल फिलहाल में लीक हो गया था। ठीक है, तो ये सारे जो रिस्क हैं पर्सनल डिटेल्स के चोरी होने के, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब उसके बाद है एज इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, यानी कि इंटरनेट पे कुछ भी एज स्पेसिफिक नहीं है। इंटरनेट पता नहीं कर सकता कि आप कितने उम्र के हो, कितने बड़े हो, कितने छोटे हो। ये आपको रैंडमली कुछ भी दिखाता है, जो कि कई बार बहुत सही होता है और कई बार बहुत गलत होता है। कई बार बच्चों को इंटरनेट पे एडल्ट कंटेंट्स वगैरह मिल जाते हैं जो कि उनके ब्रेन के लिए बहुत ख़राब होता है या उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए नेगेटिव जाता है। अब उसके बाद है वायरस थ्रेट्स। तो ऑब्वियसली बहुत सारे वायरस हैं जो कि इंटरनेट से हमारे पर्सनल डेटा को स्टील करते हैं और यहाँ तक कि हमारे कंप्यूटर या स्मार्टफोन को लॉकडाउन कर सकते हैं, हैक तक कर सकते हैं। सब कुछ हम जो भी अपने फ़ोन में करते हैं वो डेटा को चोरी कर सकते हैं। तो ये सब बहुत बड़े थ्रेट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सेसिंग द इंटरनेट, जो कि मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। और यहाँ तक जब आप पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बुक रख लें, और अगर बुक ना रख पाएँ तो ऑब्वियसली आप स्क्रीनशॉट्स ले लें और प्रॉपर नोट्स बनाकर चलें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।